ये रिएक्शन वीडियो है, आप इसे पूरा देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले ही अचानक से पूरी दुनिया का ध्यान यमन, इजराइल और फिलिस्तीन से हटकर उस वक्त ईरान और पाकिस्तान की तरफ चला गया कि जब ईरान की तरफ से लगातार एक के बाद एक ड्रोन्स और उसकी खतरनाक मशहूर मिसाइल्स के जरिए से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए गए। ये सारे हमले पाकिस्तान के लिए तो नए और हैरान कर देने वाले थे, मगर शायद ईरान के लिए नहीं, क्योंकि वो तो पिछले 2-3 दिन से ही इसी रंग में मतलब के गर्म माहौल में नजर आ रहा है। पाकिस्तान से पहले वो और 2 देशों को यानी कि इराक और सीरिया को भी टारगेट कर चुका था, जिसके बारे में उसका दावा था कि वहां पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर था और इसके अलावा ISIS के ठिकाने थे। मतलब के 2-3 दिन के अंदर ही उसने एक के बाद एक लगातार 3 देशों पर अटैक किया। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ऐसे वक्त में कि जब ऑलरेडी मिडिल ईस्ट मतलब कि पूरी ही मुस्लिम दुनिया एक खतरनाक जंग का सामना कर रही है, वो भी इजराइल और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों के खिलाफ, तो ऐसे ही वक्त में ईरान की तरफ से एक मुस्लिम ही देश यानी कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक क्यों किया गया? मेनली ये अटैक किस पर किया गया था और इस अटैक का अंजाम क्या हुआ, यानी वो कामयाब हुआ भी या फिर नहीं? साथ ही सवाल ये भी है कि जिस तरह की कंडीशंस बन चुकी हैं, मतलब जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो क्या सच में अब पाकिस्तान और ईरान यानी 2 मुस्लिम देश ही एक बड़ी जंग में कूदने वाले हैं? साथ ही साथ सवाल ये भी है कि अगर खुदा न खास्ता ये दोनों जंग में कूद भी जाते हैं तो एक दूसरे के सामने इनकी हैसियत क्या है, मतलब कि इन दोनों में से ताकतवर कौन है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोग ये बात जानते चलिए कि जिस वक्त या फिर ये कहिए कि जिस दिन ईरान इस बड़े अटैक की तैयारी कर रहा था या तैयारी कर चुका था, उसी दिन पाकिस्तान के जो मौजूदा केयर टेकर प्रधानमंत्री हैं यानी कि अनवारुल हक, वो स्विट्जरलैंड के अंदर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मतलब के विदेश मंत्री से मुलाकात कर रहे थे और खूब हंसते हुए हाथ वगैरह मिला रहे थे। इतना ही नहीं, 16 जनवरी के दिन ईरान और पाकिस्तान की नेवी ने एक साथ मिलकर सैन्य अभियान भी किया और ईरान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर कोई एक बार नहीं बल्कि 2 बार अटैक किया गया था। जहां तक मामला है कि किस पर किया गया था, तो दरअसल ये बलूचिस्तान में रहने वाला एक ग्रुप है कि जिसको जैशुल अदल के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों ये जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का एरिया, ये वहाँ का एक प्रोविंस यानी कि एक राज्य है जो बिल्कुल नीचे की साइड में पड़ता है और यही वो राज्य है कि जहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ मिलता है। बॉर्डर भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि लगभग 1000 किलोमीटर के करीब। ये पाकिस्तान का वही राज्य है कि जिसकी चर्चा हमारे इंडियन मीडिया में सबसे ज्यादा की जाती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर लंबे वक्त से ऐसी तहरीकें यानी कि ऐसे मूवमेंट चलते रहते हैं कि जो अपनी आजादी की बात करते हैं और पूरे बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की डिमांड करते हैं। बॉर्डर के अगर दूसरी तरफ की बात करें यानी ईरान की तरफ चलें, तो वहाँ पर भी जिस राज्य के जरिए से ईरान की सीमा पाकिस्तान से लगती है, उस राज्य को सीस्तान और बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं उनमें से ज्यादातर नस्ली तौर पर बलूच लोग हैं। बिल्कुल इसी तरह से ईरान की साइड में भी सीस्तान एंड बलूचिस्तान नाम का ये जो राज्य है, यहाँ पर भी ज्यादातर लोग बलूच ही रहते हैं और जाहिर है बलूच ही लोगों की वो तहरीक है, वो मूवमेंट है जो आज़ादी की बात करता है। तो जिस तरह से पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे ग्रुप हैं और इस तरह की बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं जो आज़ादी की बात करती हैं पाकिस्तान से, बिल्कुल ऐसे ही ईरान में भी हमको कुछ ग्रुप नजर आते हैं और कुछ ऐसे मूवमेंट भी नजर आते हैं। ऐसा ही एक ग्रुप है जिसका नाम है जैशुल अदल और जिसका ठिकाना है पाकिस्तान का बलूचिस्तान का एरिया। पिछले एक लंबे वक्त से इसने ईरान की नाक में दम कर रखा था, क्योंकि ईरान में किडनैपिंग, इसके अलावा बमबारी या फिर गोलीबारी वगैरह इस तरह के बहुत सारे हमलों में और इस तरह की बहुत सारी गलत एक्टिविटीज में ये ग्रुप शामिल रहा है। अभी आखिरी बार दिसंबर के महीने में भी ईरान से एक पुलिस चौकी पर हमले वगैरह की खबर आई थी, जिसमें लगभग 10 से 11 ईरानी पुलिस वालों की मौत हो गई थी। हर बार ही ईरान की तरफ से पाकिस्तान को वार्निंग दी जाती है और इन सब को कंट्रोल में रखने की सलाह दी जाती है, मगर जाहिर है पाकिस्तान जो इस वक्त ऑलरेडी अपनी खुद की ही अंदरूनी सैकड़ों मुसीबतें लेकर बैठा है, वो ईरान की इस सलाह पर और ईरान की इस वार्निंग पर क्या ही ध्यान देता। ईरान ने हर बार धमकी दी, मगर इस बार लाइन को ही क्रॉस किया और फिर अपनी मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए से पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एरिया में जो जैशुल अदल के कई ठिकाने थे उनको टारगेट किया।
जहां एक तरफ ईरान की तरफ से इन सारे हमलों को कामयाब बताया गया, तो वहीं पाकिस्तान का दावा है कि जैशुल अदल का तो कुछ खास ये लोग नहीं बिगाड़ पाए, मगर हाँ 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। जाहिर है पाकिस्तान जो ऑलरेडी हद से ज्यादा ताकतवर मिलिट्री रखने का दावा करता है और न्यूक्लियर पावर से भी लैस है, उसके लिए तो ये एक बेइज्जती की बात थी, इसीलिए वो धीरे धीरे गुस्से से लाल होता चला गया। गर्मजोशी का माहौल दिखाई दिया और हालात यहाँ तक बिगड़े कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने एम्बेसडर को ईरान से वापस बुलाया, बल्कि ईरान के एम्बेसडर को भी ऑर्डर दिया कि फौरन अपना सामान पैक करो और ईरान को वापस चले जाओ। जाहिर है पाकिस्तान का कहना है कि तुम ऐसे हमारे देश के अंदर, हमारे बॉर्डर के अंदर बिला इजाजत कैसे अटैक कर सकते हो। वहीं ईरान का कहना है कि हम पाकिस्तानी बॉर्डर या उसके सारे कवानीन की कदर करते हैं, हमारा हमला उसके सिटीजन्स यानी कि शहरियों पर नहीं था, बल्कि आतंकवादी ठिकानों पर था। इस पूरे मामले में जहां एक तरफ चाइना ने दोनों ही ताकतों को सब्र से काम लेने के लिए कहा है, तो वहीं इंडिया की तरफ से ईरान को खुला सपोर्ट किया गया है। दूसरी तरफ सऊदी अरबिया और अमेरिका जैसे देशों ने पाकिस्तान को खुला सपोर्ट किया है। अब जहां तक मामला ताकत मतलब के पावर का है कि आखिर दोनों में से ताकतवर कौन है और अब पाकिस्तान के पास कौन कौन से ऑप्शन खुले हुए हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि अगर बात की जाए आबादी की, तो ईरान पाकिस्तान के सामने दूर दूर तक नहीं दिखता। जहां एक तरफ पाकिस्तान की आबादी लगभग 22 से 23 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, तो वहीं ईरान की आबादी अभी सिर्फ 8 से 9 करोड़ के ही बीच है। इसके अलावा अगर बात की जाए वर्ल्ड आर्मी रैंक की लिस्ट की, कि जो अभी 2024 में भी रिलीज हुई है, तो उसमें जहां एक तरफ पाकिस्तान की रैंक 9 है, तो वहीं ईरान भी ज्यादा पीछे नहीं है और 14वें नंबर पर मौजूद है। मगर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम की बात यह है कि उसकी आर्मी हिस्टोरिकली एक लंबे वक्त से ही सिक्योरिटी की बजाय सियासत में ज्यादा इन्वॉल्व रही है। करप्शन पूरी तरीके से एंटर कर चुका है। यही वजह है कि खुद पाकिस्तान के बहुत सारे आम लोगों की तरफ से भी उनकी आर्मी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि इन लोगों ने जंग कभी जीती नहीं और इलेक्शन कभी हारा नहीं, क्योंकि जाहिर है हमेशा से ही पाकिस्तानी आर्मी का इंटरेस्ट डिफेंस से ज्यादा पॉलिटिक्स में रहा है। पाकिस्तान में कौन इलेक्शन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन गद्दी पर बैठेगा और कौन गद्दी से उतरेगा, हर कुछ आर्मी की तरफ से ही डिसाइड किया जाता है। आज के दौर में भी पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है वो मुझको आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का मामला बिल्कुल उलट है। उसकी आबादी भले ही कम हो, लेकिन उसके पास एक वेल एक्सपीरियंस्ड आर्मी मौजूद है। चाहे मामला हो इराक से एक लंबी जंग लड़ने का, या उसके बाद भी वो इजराइल की वजह से हमेशा ही एक्टिव रही है। अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग तरीके से उसको ट्रेन किया गया है। आज के दौर में जहां एक तरफ पाकिस्तान के ज्यादातर आम लोग अपनी ही फौज से नफरत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बर्बादी की वजह वो फौज को ही मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के लोग अपनी फौज को लेकर कितना ज्यादा सीरियस हैं और अपनी फौज से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, इसका अंदाजा आप लोग कासिम सुलेमानी के जनाजे से लगा सकते हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स समेत अमेरिका की और दुनिया भर की और भी बहुत सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इससे रिलेटेड बहुत सारी रिपोर्ट्स छापी हैं, जिनसे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। इसीलिए मुमकिन है कि वो डिप्लोमेसी से ही काम ले और फिर इन दोनों देशों के बीच चाइना के जरिए से या किसी और के जरिए से बातचीत वगैरह हो। वजह यह है कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से ईरान के ऊपर बदले की कार्रवाई करता है, तो वो जंग का खुला ऐलान माना जाएगा, और पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि वो ईरान से जंग करे, क्योंकि इस सूरत में सिर्फ एक नहीं बल्कि वॉर के 3 फ्रंट खुल जाएंगे। पहला इंडिया, जबकि दूसरा अफगानिस्तान के जिससे पहले ही पाकिस्तान का पंगा चल रहा है, जबकि तीसरा खुद ईरान होगा। इसके अलावा पाकिस्तानी इकोनॉमी की हालत भी इतनी ज्यादा खस्ता है कि वो ईरान जैसे एक ताकतवर और स्टेबल देश से जंग करने की इजाजत तो छोड़िए, बल्कि किसी भी देश से एक छोटी मोटी झड़प करने की भी इजाजत नहीं देगी। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कुछ अमेरिकन आउटलेट्स ये बातें भी कर रहे हैं कि इस पूरे मामले से सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका और इजराइल को मिल सकता है। वो इस तरह से क्योंकि पाकिस्तान में जो इस वक्त फौज है वो अमेरिका के अंडर में है, मतलब कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में ही काम कर रही है। यही वजह है कि इमरान खान और उनकी पार्टी के जो अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोला करती थी, उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। तो इसीलिए मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हम देखें कि अमेरिका पाकिस्तानी आर्मी से डील करे और उसकी मदद करना शुरू करे, यानी कि हथियारों से या फिर पैसा वगैरह से, ताकि वो ईरान के खिलाफ एक नया फ्रंट खोले और इस तरह से ईरान पूरी तरीके से पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर बिजी हो जाए।
اور ظاہر ہے پاکستان کو ایسا کرنے کی خود ایران نے ہی ایک جائز وجہ دی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل ایسا اس لیے چاہیں گے کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک لمبی اور بڑی اور خطرناک جنگ میں پھنسا ہوا ہے، اور جتنے بھی لوگ اس جنگ میں اس کے خلاف انوالو ہیں، وہ چاہے ہوتی ہوں، حزب اللہ ہو یا پھر غزہ کے اندر موجود حماس ہو، ان سبھی کا ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی مددگار ایران کو ہی مانا جاتا ہے۔